आपका अपने एक्सलेंट माइंड परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम केमिस्ट्री विषय पर चर्चा करेंगे। उससे जो बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो क्या हैं, उन पर चर्चा और परिचर्चा होगी। आइए देखते हैं दोस्त। देखिए, पहला जो चैप्टर है इस केमिस्ट्री में वो है केमिकल रिएक्शन संबंधित। लगभग जो हमारा पेपर होता है उसका अगर केमिस्ट्री के हिस्से की बात करें तो 15% से 20% का जो सिलेबस है केमिस्ट्री में वो इसी क्वेश्चन से ही बन जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यही पेपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जहाँ पे क्वेश्चन का जो उत्तर होता है एक ही होता है, लेकिन जो प्रश्न है उसको घुमाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो इस पर आप फोकस कीजिए। देखिए, पहला है इसमें केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न आता है उसमें यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए। तो उसमें 2 टिप्पणियां दे देता है, कभी 3 टिप्पणियां दे देता है। 6 लॉन्ग क्वेश्चन वाले में भी कभी कभी क्या होता है 2-2 नंबर की 3 टिप्पणियां दे देता है। तो उसी में जो पहली हमारी है वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि इसी संयोजन अभिक्रिया को भी हम एक और नाम देते हैं, उसे क्या कहते हैं, योग अभिक्रिया भी कह देते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। तो चाहे आपसे पूछे संयोजन अभिक्रिया और चाहे आपसे पूछे योग अभिक्रिया, दोनों में एक ही उदाहरण लिखेंगे। देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या हुआ, एकल उत्पाद। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अपकारक आपस में क्रिया करते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वह क्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, या योग अभिक्रिया कहलाती है। तो 3 नामों से इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया उदाहरण। पहले तो आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद क्या करेंगे, उसमें उदाहरण जरूर लिखेंगे। केमिस्ट्री में अगर आपने उदाहरण नहीं लिखा, रिएक्शन नहीं लिखा, तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए इसमें उदाहरण मस्ट है, तो उदाहरण लिखना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अपक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये बिना बुझा चूना है, ये जल है। रिएक्शन लिखने के बाद नीचे क्या करेंगे, नामकरण भी कर देंगे। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, तो सफेदी, यानी कि घरों की जो पेंट होती है, दीवारों के ऊपर जो सफेदी चढ़ाते हो किसकी होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होती है। ये भी याद रखेंगे, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो उष्माक्षेपी रिएक्शन है, वो उष्माशोषी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उष्माक्षेपी क्या होती है, यानी कि जब कोई रिएक्शन होती है, कोई अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तो अगर वो ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं तो उष्माक्षेपी हो जाएगी, और अगर वो ऊर्जा क्या कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषण कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, उष्माशोषी क्रिया हो जाएगी। ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, जैसे मान लो ये मेथेन है, ये ऑक्सीजन है, यानी कि 2 अणु ऑक्सीजन के यहाँ पे है और 2 दूना यहाँ लगाएंगे 4 हो जाएगा, ये मेथेन है। तो मेथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और साथ में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो ऊर्जा है प्लस में चिन्ह लगा, इसलिए क्या हो जाएगी, उसमें क्षेपीय क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से ग्लूकोज की जब अपक्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी तरह से अगर हम देखें उष्माक्षेपी की, ये 2 रिएक्शन हो गई, और ये नीचे वाली जो है उष्माशोषी की रिएक्शन है, उष्माशोषी, उष्माशोषी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में इसमें उष्मा माइनस में लिखी, इसका मतलब ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कभी कभी इसी रिएक्शन में ये वाले माइनस इधर लिख दिया जाता है। अगर बाएं पक्ष में क्रिया के जो गिब्स आउट का चिन्ह है, इसके बाएं पक्ष में अगर प्लस लगाकर लिखा है तो इसका मतलब वह क्रिया कैसी होगी, उष्माशोषी होगी। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे, दाहिनी तरफ प्लस है तो उष्माक्षेपी, और बाएं हिस्से में अगर प्लस लगाकर उष्मा लिखा हुआ तो उष्माशोषी हो जाएगा, या फिर यहाँ माइनस में लिखा होगा एनर्जी तो उष्माशोषी रहेगा। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है जिसे कहते हैं अपघटन अपक्रिया। अपघटन का या वियोजन का मतलब क्या होता है, कोई अपक्रिया अपने अवयव में कैसे विभक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। इसमें खास कर देखिए क्या पूछता है, तो अपघटन या वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या होता है, जब वो अपने अवयव या छोटे छोटे अवयव में क्या करता है, क्रिया करके टूट जाती है कोई एकल उत्पाद। देखिए
जैसे यहाँ पे दिया है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट को जब उष्मा देंगे तो काहे में टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, इधर सल्फर डाइऑक्साइड में टूटता है और सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे जो ये पूछा गया है, इसमें एकल उत्पाद था, 3 अवयव में क्या हो गया, विभक्त हो गया, प्रक्रिया देने पर, उष्मा देने पर। तो इसे हम उष्मीय अपघटन भी कहते हैं, क्योंकि अपघटन या वियोजन अपक्रिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो कौन सा है, उष्मीय अपघटन। अगर प्रश्न आपसे ये कर दे कि अपघटन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तब भी यही उदाहरण लिखेंगे। अगर आपसे प्रश्न कर दे वियोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तब भी आप लिख सकते हैं। अगर इसी में ये दो रिएक्शन में पूछ ले कि तापीय अपघटन किसे कहते हैं, तो नीचे वाली रिएक्शन लिखेंगे। अगर आपसे पूछ ले उष्मीय अपघटन किसे कहते हैं, तो ऊपर वाली 2 रिएक्शन लिखेंगे। यानी कि एक ही अपक्रिया में 3 से 4 क्वेश्चन हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न बनने के 100% चांसेस हैं। अब देखिए आगे, तो इसको ध्यान से तैयार करेंगे। फिर है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जब ताप दिया जाता है इसको, तो किसमें टूटता है, लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये कैसी हो गई, तापन अपक्रिया हो गई। तो ये विशेषकर याद रखेंगे आप लोग। अगला है अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण देखिए, इधर सोडियम सल्फेट है, इधर बेरिलियम क्लोराइड है, दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम देख लें जरा, तो Na2 प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा, Ba प्लस प्लस में टूटेगा, Cl2 माइनस माइनस में टूटेगा। इसका Ba इसके SO4 से सल्फेट आयन से क्रिया करेगा तो BaSO4 बन जाएगा। इधर क्या दिया हुआ है, सोडियम, सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो इसमें एक ही साथ 2 अणुओं में विस्थापन हो रहा है, इसीलिए हम इसे द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि द्विविस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए या द्विविस्थापन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तब भी यही उदाहरण लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उसमें अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं और क्या बना देती हैं, एक तरफ ये लवण बन जाता है और दूसरी तरफ दोनों लवण है सल्फेट, एक सल्फेट आयन है यहाँ पे, एक क्लोराइड आयन है। तो दोनों में क्या होता है, कुछ अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अपक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा और द्विविस्थापन अपक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें एक हाइड्रोजनीकरण पे कभी कभी टिप्पणी पूछ लेता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है, विकृत गंधता और संक्षारण। इस पे हमेशा से प्रश्न आ रहे हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो विकृत गंधता क्या होती है, किसी वस्तु को लंबे समय के लिए संरक्षित रखने के लिए, जैसे चिप्स है इत्यादि में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। अगर नहीं भरेंगे नाइट्रोजन गैस तो क्या हो जाएगा, उसमें खुशबू आने लगती है या सड़न पैदा हो जाती है, तो ये क्या होती है, विकृत गंधता कहलाती है। तो इस पर आप टिप्पणी लिखेंगे और उदाहरण दे देंगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। फिर संक्षारण आप लोग जानते ही हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। एक अपक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन, इस पे भी प्रश्न आ जाता है। तो ऑक्सीकरण, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है H2 प्लस I2 में, तो इसमें किसका हो रहा है, तो आयोडीन का हो रहा है ऑक्सीकरण। इसका दूसरा नाम है उपचयन, बाय नेम। इससे पूछ लेगा आपसे कि ऑक्सीकरण या उपचयन से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये उदाहरण देना होगा। इसी जगह से अपचयन को दूसरे नाम से कौन से जानते हैं, अवकरण अपक्रिया। तो अगर इस नाम से आपसे पूछ लेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन या अवकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको ये उदाहरण देना होगा। तो ये जितनी भी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बार नजर ध्यान से डालेंगे। आधे से ज्यादा पेपर यहीं से बन जाता है, इसलिए इसका रटा हुआ होना चाहिए आपको, और हम आशा करते हैं कि लगभग सभी प्रश्न यहीं से बनने चाहिए। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये जो अपक्रिया आपसे पूछता है तो ये ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों में रिएक्शन जाती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। देखिए विस्थापन अपक्रिया में आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो ये सक्रियता दी गई है, तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, चांदी है, सिल्वर यानी कि और गोल्ड है। तो इसमें से ऊपर से नीचे की ओर जब बढ़ेंगे तो इनकी सक्रियता का जो क्रम होता है वो क्या होता है, घटता है, और अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इनके सक्रियता का क्रम क्या होता है, बढ़ता हो, यानी कि इंक्रीज होता है। तो अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी हो गई, ऊपर वाली, कम क्रियाशील धातुएं कौन सी हो गई, नीचे वाली। तो अधिक क्रियाशील धातुएं हमेशा क्या करती हैं,
किसी भी लवण के विलयन से जब रिएक्शन करेंगी तो वो कम क्रियाशील धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। तो ये ध्यान रखना। कभी कभी पूछता है, यहाँ से देखिए कौन सी रिएक्शन संभव है, कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। ये प्रश्न इस तरह से भी बन जाता है। यहाँ से कभी कभी आपको देगा कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्यों? तब भी आपको इसी के आधार पर उत्तर लिखना होगा। तो देखिए यहाँ जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया और क्या बन गया, कॉपर। तो ये रिएक्शन क्या है, संभव है। क्यों संभव है? जिंक यहाँ पर है और कॉपर नीचे है, तो अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, जिंक हो गई। कम क्रियाशील धातु कौन सी हो गई, कॉपर हो गई। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो ये याद रखेंगे। तो इसी तरह से जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, जिंक से नीचे है सक्रियता श्रेणी में, तो ये कमजोर धातु है हाइड्रोजन। फिर फेरस जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से पुनः रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि Fe कहाँ पे है, ऊपर है और कॉपर नीचे है। फिर इसी तरह से कॉपर है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्रिया करेगा तो Ag + CuNO3 यानी NO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कॉपर नाइट्रेट का विलयन बन जाएगा, सिल्वर यहाँ से मुक्त हो जाएगी। अब इन्हीं रिएक्शनों में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो रिएक्शन नहीं करती हैं, तो वहां पूछ लेगा होगी या नहीं होगी, तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसी से एक प्रश्न और बनता है कि इसको हिंदी में लिख दिया जाता है, यहाँ जिंक लिख देगा, यहाँ कॉपर सल्फेट लिख देगा, जिंक सल्फेट लिख देगा और इधर कॉपर लिख देगा, तो आपको बैलेंस में पूछ लेगा, है ना, तत्व के रूप में यानी कि इसके यौगिक के रूप में लिखना होगा आपको। तो हिंदी में देगा तब भी यही से लिखना है, और अगर आपसे सीधे विस्थापन प्रतिस्थापन पूछता तब तो आपको ऐसे करना ही है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें एक बार हम सामने से हट जाते हैं कि स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न में, इस चैप्टर में जितने भी ये हमने प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। लिखने का अभ्यास कैसे करना है एक बार हम उसको भी आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए साफ कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अब मान लो आपसे ये पेज है, इस पेज पे अपने स्केच को थोड़ा सा आगे ब्लेड से काट देंगे, हम बताएंगे एक वीडियो में आप कैसे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे आपने डाल दिया प्रश्न उत्तर संख्या जो भी हो, प्रश्न उत्तर संख्या एक है या दो है, कुछ भी उसका का है तो का। अब आपको इस पर टिप्पणी करने का प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए, और पहला उसमें आपसे दे दिया क्या, संयोजन अक्रिया। तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या डालेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब डैश खींच देंगे, यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो ये परिभाषा लिखेंगे इसकी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो वो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, उदाहरण। उदाहरण ही लिखेंगे, ऐसे मत लिख दीजिएगा कि एग्जाम्पल लिख दिए या कुछ ऐसे, पूरा उदाहरण लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिख सकते हैं उदाहरण में, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो ये हिंदी में लिख देंगे। फिर नीचे क्या लिखेंगे, CaO + H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, नीचे नामकरण कर देंगे, लाइन खींच देंगे, काम कर। या आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में A + B गिव्स आउट C, तो A कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ मान लेंगे, H2O B और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नाम क्या मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे। तो अब इसमें जिस तरह से भी प्रश्न बनेंगे, घूमकर बन रहे हैं तो उसका आप घूमकर उत्तर देंगे, तो केमिस्ट्री में सीधे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।